आइए दोस्तों, तो प्रवेश करते हैं अपने नए चैप्टर में जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कई जगहों पे इसको थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज योर चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर की सिक्वेंसिंग आपकी मे भी थोड़ी बहुत डिफर कर सकती है अलग अलग रेफरेंस मटेरियल से। आपको उसको ज़्यादा दिल पे लेने वाली ज़रूरत नहीं है। कोई भी कंटेंट हो, कोई भी मटेरियल हो, होगा 100%। चैप्टर के नाम, कई बार चैप्टर की सिक्वेंसिंग आगे पीछे हो सकती है। दिस इज दी अनदर थियोरिटिकल चैप्टर। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर हम इतनी सारी थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, क्या हमें इतनी सारी थ्योरी पढ़नी होती है? हमने तो सुना था कि कॉमर्स जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर हमें इतनी थ्योरी पढ़ रही है, तो क्या यही चलता रहेगा कि ऐसी थ्योरी हम पढ़ते रहेंगे? तो देखिए, ऐसा नहीं है। आपका जो बेस है वो अभी तक तैयार हो चुका है। आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर अपना बेस तैयार कर लिया। अब अगर मैं बात करूं फेस टू फेस क्लासेस की, तो अगर फेस टू फेस क्लास में ले रहा होता हूं तो उसके बाद मैं चैप्टर 1 और 2 कराने के बाद मैं चैप्टर 3 जनरली नहीं करवाया करता हूं। मैं चैप्टर 1 और 2 कराने के बाद मैं चला जाता हूं चैप्टर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इसके ऊपर। ठीक है, दिस इज अ प्रैक्टिकल चैप्टर। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, इसको समझना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। फिर यहां से उठ के हम चले जाते हैं किसके ऊपर? जो आपका चैप्टर है जर्नल्स का। इसके अंदर हम जर्नल एंट्री पास करना सीखते हैं, लेजर्स बनाना सीखते हैं, और फिर धीरे धीरे कभी कभी घूम घूम के आते हैं और जो मिसलेनियस थ्योरेटिकल चैप्टर है उसको कवर कर लेते हैं। दिस इज द जनरल वे जिसके थ्रू हम अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं। बट ड्यू टू रिकॉर्डिंग लेक्चर्स ये सारी रिकॉर्डिंग फॉर्म में है, तो आपकी अपनी श्रद्धा है। आप सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो 1 2 3 जैसे मर्जी सीक्वेंस में देखें। आप रैंडम कोई चैप्टर पिक करना चाहते हैं, आप रैंडम पिक करें। इट्स ऑल अप टू यू। यहां पे बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको चैप्टर 1 और 2 तो किसी भी व्यक्ति को कवर करना है। अगर किसी का बेसिक थोड़ा मजबूत है तो वो इसके बाद उठ के सीधा का सीधा जा सकता है किसी भी प्रैक्टिकल चैप्टर के ऊपर और उसको समझ सकता है, उसको दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर किसी का बेस इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया है अभी, तो वो सिक्वेंशली चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन एनी मोड आप कैसे भी कवर करें। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका 11th क्लास का पूरा कोर्स कवर होना चाहिए, सारे चैप्टर्स कवर होने चाहिए। थ्योरी इसलिए आपको यहां पढ़ने को थोड़ी ज्यादा मिल रही है, आपको आगे चल के अकाउंट्स में थ्योरी नहीं मिलेगी। बट 11th क्लास में क्यों थ्योरी ज्यादा है? रीजन भी क्योंकि 11th क्लास में आप अकाउंट्स का बेसिक समझ रहे हैं। एक नया सब्जेक्ट आपके सामने आया है, तो उस सब्जेक्ट का जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगा, जब तक उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजी नहीं पता होंगे, वो चैप्टर चलता कैसे, चैप्टर छोड़ दीजिए, ये सब्जेक्ट कैसे चलता है, सब्जेक्ट काम कैसे करता है, जब तक यही नहीं पता होगा तो आप प्रैक्टिकल्स करने योग्य नहीं बन पाएंगे। इसलिए थ्योरी के कंटेंट थोड़े से आपको ज्यादा लग रहे होंगे 11th क्लास में, और वो भी इनिशियली। आगे चल के आपके प्रैक्टिकली क्वेश्चंस और बड़े ही मजेदार चैप्टर्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके बाद से ही बल्कि थोड़ा प्रैक्टिकल आपका शुरू हो जाएगा। बट टिल चैप्टर नंबर 3 इट इज प्योर थियोरेटिकल। ठीक है सर, चलिए। अब ये चैप्टर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? आप तो हर चैप्टर की शुरुआत में यही कहते हो कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बात तो श्योर है कि अगर आपके कोर्स में कोई भी चैप्टर डाला गया है तो वो इंपॉर्टेंट होगा। बेमतलब का चैप्टर तो आपके कोर्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, कोई भी चैप्टर ऐसा। बट क्यों मैं इसको इंपॉर्टेंट कह रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर चीजें बहुत सिंपल हैं। इस चैप्टर के अंदर जो आपकी चीजें दी हुई हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल हैं, पर मैंने ऐसा देखा है कि ये सिंपल इतनी ज्यादा हैं कि लोग आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपस का मतलब कि ये चैप्टर कुछ आपको 16 कॉन्सेप्ट सिखाता है, 16 टर्म्स को यहां पे डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। 16 ऐसी बातें हैं जो यहां पे आपको समझाई गई हैं इस चैप्टर के अंदर। अब लोग क्या करते हैं, लोग आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ इन 16 में से कौन से यहां लग रहा है, तो कोई बताएगा 6th लग रहा है, कोई बताएगा 9th लग रहा है, कोई बताएगा 12th लग रहा है। मतलब कि काफी सिमिलर भी है, काफी उसके अंदर सिमिलैरिटीज भी है, और कुछ ना कुछ अपनी यूनिकनेस भी है हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो पॉइंट इज कि है बहुत सिंपल चैप्टर, लेकिन तब जब आप इसको ध्यान से सुने और लॉजिकली इस चैप्टर के बैकग्राउंड को समझ जाएं कि इस चैप्टर आपसे ये चैप्टर मांग क्या रहा है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, मोटा मोटा आप समझ पा रहे होंगे कि भैया अकाउंटिंग करने के लिए आपको ये प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। प्रिंसिपल्स आपको किसी भी काम को करने के लिए पता होने चाहिए कि जिस काम को भी करने जा रहे हो वो काम होता कैसे है, उसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या एप्लीकेबल है, क्या प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं, क्या प्रिंसिपल एक दूसरा व्यक्ति फॉलो करता है, और एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए कुछ एक प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है, तो इन प्रिंसिपल्स को हम समझेंगे। इसको ब्रॉड टर्म में कहें तो इसको हम चैप्टर को कहते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, और थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो कई जगहों पर आपको इसलिए थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग भी लिखा दिखाई देगा। चलिए, तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है सर? तो यहां पे देखो लिखा गया इंट्रोडक्शन में, इट कंसिस्ट
ये इट का मतलब क्या है, ये इट का मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं है, इस इट का मतलब है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो हम यहाँ पे किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को। हम क्या कह रहे हैं कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आते हैं प्रिंसिपल्स, इसमें आते हैं कॉन्सेप्ट्स, इसमें आते हैं कन्वेंशंस और इसमें आते हैं कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये क्या है, ये एक दिन में क्या डेवलप हो जाएगा, कोई भी रूल्स या जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं ये फेज मैनर में डेवलप होते हैं। मतलब कि जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं आपको पता लगता है कि अच्छा इसको और अच्छे से किया जा सकता है और उसके लिए हम ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, इसको और अच्छे से किया जा सकता है, एक नया प्रिंसिपल और इंट्रोड्यूस कर देते हैं। द थिंग इज कि कोई भी कॉन्सेप्चुअल एक्टिविटी अगर होगी तो कॉन्सेप्ट जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है, पहले दिन में ही कोई ज्ञानी व्यक्ति बैठ के सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पे नहीं बना सकता, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही डेवलप किए जाते हैं। तो सेम यहां पे भी कहा जा रहा है कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं जिसको कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया गया है। डेवलप करने का सर पर्पस क्या है, तो आपने पीछे के चैप्टर्स में भी देखा कि एक बहुत बड़ा पर्पस होता है हमारा यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना। ये वर्ड आपको बहुत ज्यादा याद रखना है और अपने एग्जाम में अपने आंसर्स में इसको यूज करना है। यूनिफॉर्मिटी एक बहुत ही प्यारा शब्द है, यूनिफॉर्मिटी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है अकाउंटिंग का। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी होगी तभी आपकी जो हम कह रहे थे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो डेवलप हो पाएगा। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने देखा अंडरस्टैंडेबिलिटी होना जरूरी है। वो कब अंडरस्टैंडेबल होगा, जब यूनिफॉर्मिटी होगी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब कि यूनिवर्सली हर एक अकाउंटेंट, हर एक व्यक्ति जो अकाउंटिंग कर रहा है वो इसी तरीके से कर रहा है, इसी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, अपने घर के प्रिंसिपल लेके नहीं आया है। तो जब सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपके इन्हीं प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड बनाए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी आएगी। और अगर यूनिफॉर्मिटी आएगी तभी वो अंडरस्टैंडेबल होगा, तभी वो कंपेरेबल होगा, तभी वो रिलायबल होगा और तभी वो रेलेवेंस रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो बेसिकली जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें लेके आना है और वो लाने के लिए यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है। और यूनिफॉर्मिटी तब होंगे जब हमारी जो थ्योरी है, जो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है वो आपकी सेम चलेगी, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम काम करेंगे। ठीक है सर। और यूनिफॉर्मिटी के साथ साथ और क्या मेंटेन करना है अपने को, consistency to process the accounting in order to enhance its utility to various users of accounting information। ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप इस तरीके से अकाउंटिंग करोगे जिसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होगी और कंसिस्टेंसी होगी तो जो आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डेवलप होगा वो यूजर्स के अच्छे से काम आएगा, यूजर्स उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे अपने डिसीजन मेकिंग में, एज कंपेयर टू कि जब आप अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करके चलते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कि भैया आपको यूनिफॉर्मिटी डेवलप करना है, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। और ये सारी चीजें हम किसके लिए करते हैं, तो हमेशा हम अपने यूजर्स के लिए काम करते हैं जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए एक डिसीजन लेने की सोच रहे हैं। ठीक है सर। तो यहां पर हमने कुछ बात की प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, रूल्स एंड गाइडलाइंस। क्या इतना ही है? नहीं 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 जी, इसके अलावा और भी है। क्या इसके अलावा और आता है? इसके अलावा आते हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब इन एडिशन टू दीज देयर आर फ्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि किसने इशू किए हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। ICAI बोले तो वो इंस्टीट्यूट जो कि आपकी सीए की पढ़ाई करवाता है और साथ ही में इसको ऑडिट और अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आपके इंडिया में। मतलब कि ऑडिट और अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी रेवोल्यूशंस लेके आने हैं, जो भी नए कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, कैसे भी करके यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी के लिए काम करने के ऊपर कौन जिम्मेवार है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जिम्मेवार है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इशू किए हैं जो कि पार्ट बनते हैं किसका, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे? नहीं, इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए हमारे पास सेपरेट चैप्टर है जो कि इसके बाद आएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात हम वहां पे करेंगे। सर इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे? इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। तो सर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या हुआ? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ही पार्ट होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ही पार्ट होते हैं। और सर रूल्स और गाइडलाइंस क्या हुआ? रूल्स और गाइडलाइंस की बात भी हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे। मतलब इस चैप्टर में हम इन तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके चलेंगे। फर्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ही जब आप टाइप्स देखोगे कि कितने प्रकार के आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो ये तीन ब्रॉड एरियाज हैं जो कि आप यहां पे इस चैप्टर में कवर करके चलेंगे।
ठीक है सर, तो दिस इज व्हाट थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आते हैं, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, रूल्स एंड गाइडलाइंस आते हैं। पर्पस ये यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। इस चैप्टर में ऑल्दो हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ही पार्ट होगा आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। चलिए सर, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब है सेट ऑफ रूल्स। क्या कह सकते हो आप? कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं या सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो कि कहा गया कि भैया जितने भी अकाउंटेंट होंगे पूरे देश विदेश में, पूरे देश विदेश में जितने भी अकाउंटेंट्स होंगे उनको यही रूल्स, यही गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। अगर आप इन्हीं को फॉलो करोगे अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, तो ही जाके आपकी यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी आ पाएगी, और तब आपका जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगा वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से परिपूर्ण कहलाएगा। ठीक है सर, तो क्या कहा जा रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? वो रूल्स ऑफ एक्शंस या कंडक्ट जो कि अडॉप्ट किया जाएगा किसके द्वारा? अकाउंटेंट के द्वारा। और कहां? किसी गली मोहल्ले, किसी शहर में या देश विदेश में, तो पूरे देश विदेश में एक ही पॉलिसी, एक ही प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएंगे, तब जाके क्या आएगी? आपकी यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी आएगी। कब इसको फॉलो करना है? जब कभी भी आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने बैठोगे, मतलब मोटा मोटा आप अकाउंटिंग करने बैठोगे, तो अकाउंटिंग करते वक्त आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने हैं, आपको या फिर किसी भी अकाउंटेंट को जो भी अकाउंटिंग करने जा रहा है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है गैप। गैप क्या है सर? गैप की फुल फॉर्म होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड, और उसके बाद तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब क्या हुआ? अगेन सेम चीज कि गैप का मतलब क्या है? वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसको कि यूनिवर्सली सभी अकाउंटेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई साहब, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये अपने को बढ़िया लग रहे हैं, इसको हम फॉलो करा करेंगे जब भी हम अकाउंटिंग करने बैठेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम गैप। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? गैप। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हम यहां पे बात करेंगे वही गैप कहलाते हैं। तो गैप का मतलब क्या हुआ सर? रूल्स एंड गाइडलाइंस जो कि अडॉप्ट करना है आपको कब? जब भी आप रिकॉर्डिंग करोगे या फिर रिपोर्टिंग करोगे किसके? बिजनेस ट्रांजैक्शन के। मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप करते हो रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड करने के बाद जो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं उसको आप करते हो रिपोर्ट। तो इस टाइम में आपको क्या फॉलो करना है? गैप। क्यों सर, क्यों फॉलो करेंगे? क्या मिलेगा अपने को? तो वन एंड ओनली ऑब्जेक्टिव आपका यूनिफॉर्मिटी इन दी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि राम भी जो अकाउंटिंग कर रहा है और जब उसको प्रेजेंट करेगा, और श्याम भी जब अपनी अकाउंटिंग कर रहा है और उसको प्रेजेंट करेगा, तो दोनों के दोनों की जो फॉर्मेट्स हैं, जो प्रेजेंटेशन है, वो कैसे रहेंगे? वो सेम रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, उसके अंदर डिफरेंस नहीं होगा। अगर सेम और सिमिलर होंगे तो किसी व्यक्ति को समझने में आसानी होगी, किसी व्यक्ति को कंपेयर करने में आसानी होगी। तो दिस इज दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ठीक है सर, ये बात भी अपने को समझ में आ गई। तो इसी को हम गैप कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और इसी को अगर डिस्क्राइब करना हो तो हम क्या कह सकते हैं? तो एक चीज बताओ, ये जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये क्या भगवान जी लेके आए थे या आप लोगों ने खुद से इसको बनाए हैं? आप लोगों का मतलब कि जिन लोगों ने अकाउंटिंग की शुरुआत करी, अकाउंटिंग करना शुरू किया, उन्होंने धीरे 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 पहले स्टार्टिंग में वो एक प्रिंसिपल लेके आए, फिर उन्होंने कहा नहीं यार इसके अंदर 2 प्रिंसिपल्स और ऐड करते हैं, तो टोटल 3 प्रिंसिपल्स हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर 2-4 बातें और समझ में आई है, उसको करेंगे तो और अच्छा फेयर प्रेजेंटेशन होगा और यूनिफॉर्मिटी क्रिएट होगी। तो उन्होंने इसके अंदर 2 और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐड कर दिए, आपके 5 हो गए। इस तरीके से फेज मैनर में ये बढ़ता गया। आज के टाइम में आपको टोटल ऐसी 16 बातें पढ़नी है, 16 ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो आप इसको पढ़ के यहां पे चलते हो। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये किसने बनाए हैं? ये इंसानों ने ही बनाए हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको जनरेट किया गया है, डेवलप किया गया है। ये मैन मेड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये मैन मेड कहलाते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कहीं से और डेवलप नहीं हुआ, इंसानों ने ही डेवलप किया। जैसे कि आप अपने और सब्जेक्ट्स वगैरह देखते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह देखते हो, इसके अंदर भी कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जिसके पीछे कोई ना कोई बेसिस होता है, कोई ना कोई लॉजिक होता है। वैसे ही यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी हैं, ये भी किसी ना किसी बेसिस के ऊपर बेस्ड हैं, लॉजिकल है सारे के सारे। ठीक है, अच्छा जी, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग्स को हम क्या कह सकते हैं? जनरल लॉ और रूल adopted or proposed as a guide to action, a settled ground और basis of conduct और practice। मतलब क्या है कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको एक बेसिस दिया गया कि इस चीजों को आपको फॉलो करना है। काइंड ऑफ गाइड ऑफ एक्शन है कि जब भी आप कुछ करने बैठोगे तो आपको इसको रेफर कर लेना, इन प्रिंसिपल्स को रेफर कर लेना, और इसके साथ ही इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही, इन रूल्स एंड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी अकाउंटिंग परफॉर्म करनी होती है। तो अगर ओवरऑल बात करें कि सर अकाउंटिंग की
अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फीचर्स क्या हैं? तो फीचर्स में आप कह सकते हो कि सर जी ये तो एक मैनमेड होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है। फ्लेक्सिबल इन नेचर का मतलब क्या है कि जितने भी आप प्रिंसिपल्स देखोगे दे आर रिकमेंडेटरी इन नेचर, मतलब कि आपको ये रिकमेंड किया गया है। अगर आप चाहो कि आपको इनमें से कोई भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना है तो आप कह सकते हो, आप इस बात को डिस्क्लोज कर सकते हो कि भाई साहब ये जो प्रिंसिपल था ये मैंने फॉलो नहीं किया, और ये आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दिया है। कहां लिख दिया है? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दिया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ दिस हैज नॉट बीन फॉलोड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो, मतलब कि आप बाध्य नहीं है इन अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए, इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए। ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो बस आपको क्या करना पड़ता है? डिस्क्लोज करना पड़ता है कि हमने इसको फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब यूजर इसको यूज करेगा, इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेगा, तो उसको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि ऑल्दो सब लोग लगाते हैं बट आपने नहीं लगाए हैं। तो आप ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई लॉफुली आपको कंपेल नहीं किया जाएगा कि आपको ये प्रिंसिपल्स लगाने ही है। बट द थिंग इज कि अगर आप लगाते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी मानी जाती है, यूजर्स के ज्यादा काम में आती है, और हम काम यूजर्स के लिए ही कर रहे हैं तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सारे प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करके चलें। बट इनकेस अगर कोई नहीं करता है तो आपको क्या करना है? उसका डिस्क्लोजर करके चलना होता है। और तीसरा क्या हो गया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिसको कि जनरली यूनिवर्सली सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया है। ऐसा नहीं है कि जिसपे कोई भी ऐसे व्यक्ति थे या कोई भी ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन थे जिन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ये सही नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे। जनरली वाइडली देखा गया कि इनको सभी लोगों ने पसंद किया और सभी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है सर। नाउ अगला क्या आता है? नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्या जरूरत है, क्या इसकी नेसेसिटी है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या इसकी नीड है? तो आप कह सकते हो कि आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा मीनिंगफुल होगा और ज्यादा यूजफुल होगा। किसके लिए? यूजर्स के लिए। जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसको ज्यादा समझ में आएगा, उसके ज्यादा काम का होगा। कब? जब आप अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे बनाओगे? GAAP को फॉलो करके, GAAP गैप को फॉलो करोगे और तब इसको बनाओगे। तो ये आपके यूजर्स के लिए, जो भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे उसके लिए ज्यादा मीनिंगफुल और ज्यादा यूजफुल माना जाता है। तो दिस इज द बेसिक नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल कि मीनिंगफुल होगा, यूजफुल होगा, यूनिफॉर्मिटी होगी, कंसिस्टेंसी होगी, यूजर्स उससे ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाएगा और ज्यादा अच्छे से उन इंफॉर्मेशंस को यूज कर पाएगा। कब? जब आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो बनाया है वो कैसे बनाया है? गैप को फॉलो करके बनाया है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाया है। ठीक है सर, ये बात भी अपने को समझ में आती है। नाउ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, या इसको आप बोलते हो अकाउंटिंग एजम्पशंस, और दूसरा है आपका अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो वो अपन पूरा डिटेल में देखेंगे। डिटेल में इसकी एक डिफरेंशिएशन हम क्रिएट करेंगे जहां हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं थ्रू सम बेसिस। बट अगर बेसिक तौर पे आपको मैं बताऊं तो आप इन वर्ड्स पे अगर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट्स वो है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। क्या है? लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। और कन्वेंशंस वो हैं आपके जो कि फॉलो किया जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसको आप हिंदी में कहते हो प्रथा। इसको क्या बोलते हो? प्रथा। तो कन्वेंशंस का मतलब क्या है कि सभी करते आ रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं जी, क्योंकि करने से हमें कोई ऐसी हानि नहीं पहुंचती, हमें ऐसी कोई हानि नहीं दिख रही है, तो इसलिए सभी ने फॉलो किया तो हमने भी फॉलो कर लिया। तो दीज आर अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बट कॉन्सेप्ट्स क्या है कि दीज आर मीनिंगफुल। अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ आपके बिजनेस के ऊपर, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट होगा, बिकॉज देयर आर सम लॉजिक्स बिहाइंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो इसलिए ये लॉजिकल है, इसको हम फॉलो करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। कन्वेंशंस को भी प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं होता और इस प्रकार की प्रथा चलती आ रही है, सभी लोग फॉलो करते आ रहे हैं, तो इसलिए हम भी फॉलो इसको करके चलते हैं। तो दीज आर दी बेसिक टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है कि प्रिंसिपल्स को अगर तोड़ा जाए तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या एजम्पशंस होते हैं आपके कुछ, और कुछ होते हैं कन्वेंशंस। देयर आर 12 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड देयर आर 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो कुल मिला के आपको 16 प्रिंसिपल्स जो मैं स्टार्टिंग में बता के चल रहा हूं, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। दैट्स ऑल। यही आपका चैप्टर है जिसमें आप इन 16 बातों को समझ गए तो आपका चैप्टर का उद्देश्य जो है वो पूरा हो जाएगा। चलिए सर, इतनी बात समझ में आती है। इसके डिफरेंशिएट को करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।